नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी वोटिंग लिस्ट और वोटर कार्ड को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी बैठक की। परिसीमन मामले में एकजुट हुए विपक्ष की। जानेंगे बिहार में अमित शाह की सक्रियता से क्यों चिंता में है जेडीयू। जाति जनगणना पर कैसे घिरती जा रही है मोदी सरकार। देखेंगे लाड़की बहन योजना को लेकर महायुति सरकार में मचे घमासान को। और बुलेटिन के आखिर में बात कृषि मंत्रालय के काम पर उठे सवाल की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एकनाथ शिंदे की बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा दावा। कहा, पहले कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे डिप्टी सीएम शिंदे। शहरी नक्सलवाद के खिलाफ विधेयक पर रार। एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले बोली, विपक्ष को दबाने की हो रही कोशिश। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को ईडी का समन। भूपेश बघेल बोले, लोगों को बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल करती है बीजेपी। पुलिस अधिकारी पर हुए हमले को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, बिहार में भय का माहौल, कोई भी सुरक्षित नहीं, बिहार में है जंगल राज। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वोटर लिस्ट को लेकर इस समय सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही सवालों में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो संसद में इस पर चर्चा की डिमांड भी कर दी थी। इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां चुनावों से पहले वोटिंग लिस्ट में बड़ी धांधली की जा रही है और ये सब कुछ चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से हो रहा है। इन आरोपों के बीच अब चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक बुला ली है जिसमें वोटर लिस्ट के साथ ही वोटर आईडी कार्ड पर बड़ा फैसला होने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वोटिंग लिस्ट में कथित धांधली की शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने 18 मार्च को बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी के अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि और यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार मौजूद रहेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल समेत दूसरे कुछ राज्यों में एक ही ईपीआईसी नंबर वाले मतदाताओं का मुद्दा उठाया है। टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने अपनी गलती को स्वीकार भी किया और माना कि कुछ राज्यों में गलत ईपीआईसी नंबर जारी किए गए हैं। इसकी जांच की जा रही है। गलत ईपीआईसी नंबर को वो 3 महीने में सही कर लेंगे और ऐसे लोगों को नए ईपीआईसी नंबर जारी किए जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि इस बैठक में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी है। पहले आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ा गया था और अब वोटर आईडी कार्ड को जोड़ा जा सकता है। 2021 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के बाद चुनाव आयोग ने मतदाताओं से स्वेच्छा से आधार नंबर मांगना शुरू किया था, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने आधार और मतदाता पहचान पत्र की डेटाबेस को लिंक नहीं किया है, लेकिन अब इसे लिंक किया जा सकता है। आधार और वोटर कार्ड को जोड़ने के मामले में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका मानना है कि इससे लोगों की निजी जानकारी लीक हो सकती है। इस बीच वोटिंग लिस्ट में धांधली के मामले को लेकर अभी तक विपक्ष के सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। खास तौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की धांधली पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वोटिंग लिस्ट में सुधार सबसे बड़ी जरूरत है, नहीं तो जनमत के साथ खेल होता रहेगा। वैसे इस समय खेल परिसीमन के नाम पर भी चल रहा है। 2026 के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों का फिर से निर्धारण किया जाएगा, लेकिन परिसीमन की इस प्रक्रिया ने दक्षिण के राज्यों की नींद उड़ा दी है। वैसे इस मुहिम में अब देश के दूसरे हिस्सों में भी चिंता दिखाई देने लगी है। तमिलनाडु से इसका विरोध शुरू हुआ और अब केरल और पंजाब भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो क्यों परिसीमन को लेकर डरे हुए हैं राज्य, देखिए रिपोर्ट। परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ एक के बाद एक देश के कई राज्यों में आक्रोश देखा जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दक्षिण के राज्यों से एकजुट होकर इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराने की अपील की है और अब उनके समर्थन में उत्तर के राज्य भी उतर आए हैं। पंजाब सरकार ने भी परिसीमन का विरोध किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस सिलसिले में स्टालिन से फोन पर बात की। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि एक तरफ देश में परिवार को छोटा रखने की नीति लागू की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं राज्यों में संसदीय और विधानसभा हलकों को बढ़ाया जा रहा है जहां पर इस नीति का पालन नहीं किया जा रहा। रणनीति के तहत उन राज्यों की सीटें घटाई जा रही है जहां बीजेपी और उसके सहयोगी कमजोर है, जबकि उन राज्यों की सीटें बढ़ाई जा रही हैं जहां बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा फल फूल रहा है। मान के अलावा केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी परिसीमन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसे लेकर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने 22 मार्च को चेन्नई में सियासी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार के अलावा तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी बीआरएस, ओडिशा की विपक्षी पार्टी बीजेडी के अलावा आप वाम दल भी शामिल होंगे।
आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल वाईएसआरसीपी ने भी बैठक में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। परिसीमन को लेकर आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी भी विपक्ष के सुर में बोल रही है, लेकिन अभी तक टीडीपी ने चेन्नई में होने वाली बैठक में शामिल होने की बात नहीं कही है। अगर टीडीपी भी इस बैठक में शामिल होती है तो एनडीए में बड़ी फूट पड़ जाएगी। साफ है, अब ये लड़ाई और बढ़ने वाली है, यानी मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। परिसीमन नीति से दक्षिण के राज्यों में नाराजगी है, तो इस नाराजगी का असर एनडीए के अंदर भी दिख रहा है। टीडीपी इस मामले में विपक्ष के साथ दिख रही है, तो जेडीयू की नाराजगी का दूसरा ही कारण है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और जेडीयू को डर विपक्ष से कम बीजेपी से ज्यादा दिख रहा है। अब अमित शाह के बिहार में सक्रिय होने की खबरें आ रही हैं, जिसने जेडीयू की चिंता को और बढ़ा दिया है। तो क्यों शाह के बिहार प्लान से डरी हुई है जेडीयू, देखिए रिपोर्ट। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी साध रहे हैं, जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, और अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसे गंभीरता से लेते दिखाई दे रहे हैं। अचानक से बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ गई है। हाल ही में एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर वे बिहार में डेरा डालेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मिथिला में माता सीता का मंदिर बनेगा, जबकि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। आपको बता दें कि अमित शाह को बीजेपी का रणनीतिकार कहा जाता है और चुनाव को लेकर पार्टी में उनके फैसले को कोई चुनौती नहीं देता। ऐसे में अब अगर शाह बिहार में डेरा डालते हैं तो ये संकेत देता है कि बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और बिहार में बीजेपी की बड़ी जीत नीतीश कुमार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसे दोनों पार्टियों के बीच तनाव की मुख्य वजह माना जाता है। इन हालात में शाह के इस बयान ने जेडीयू नेताओं में सवालों की छड़ी लगा दी है। उनका ये बयान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के सामने ही आया था, लेकिन इसके बाद से पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारों का कहना है कि शाह की सक्रियता को लेकर जेडीयू के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी का असली इरादा क्या है। दरअसल जब शाह ने पहले एनडीए के सीएम पद के उम्मीदवार के बारे में बयान दिया था तो जेडीयू के अंदर नाराजगी दिखी थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि शाह के बयान का कोई विरोध नहीं कर रहा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये बिहार की राजनीति में किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। बहरहाल ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। जेडीयू को डर है कि शाह की रणनीति से सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को हो सकता है। ऐसे में जेडीयू के अंदर चिंता दिखने लगी है, तो चिंता यूपी की पूर्व सीएम मायावती को भी है। उनकी पार्टी बीएसपी का आधार तेजी से सिकुड़ता जा रहा है और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है बीएसपी की नीति। बीएसपी अभी तक विपक्षी गठबंधन से दूरी बनाए हुए थी, लेकिन अब बीएसपी चीफ के तेवर वैसे ही दिख रहे हैं जैसे इंडिया गठबंधन के हैं। मायावती ने इंडिया की बड़ी डिमांड का समर्थन भी कर दिया है, देखिए रिपोर्ट। बसपा की मुखिया मायावती के इंडिया गठबंधन के साथ सुर मिलते दिख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने इंडिया गठबंधन की जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है और कहा कि बहुजन समाज की आबादी इस समय 80% से ज्यादा है। संवैधानिक और कानूनी तौर पर उनके हक के लिए जनगणना से जन कल्याण की गारंटी का प्रावधान बाबा साहेब ने राष्ट्रीय जनगणना किया है। जनगणना नहीं कराने पर संसदीय समिति ने भी चिंता जताई है। दरअसल बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने बसपा को बहुजनों की सबसे हितैषी पार्टी बताया और कहा कि बसपा सरकार के वक्त ही इस समाज के लोगों का कल्याण हुआ। मायावती ने सत्ता में लौटने की बात कहते हुए खुद को आयरन लेडी बताते हुए कहा कि बीजेपी को अपने वोट की ताकत को समझना होगा और अपने उद्धार के लिए खुद के हाथों में सत्ता की चाबी लेनी होगी। उन्होंने बाकी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा ने अपने शासनकाल में बहुजनों के विकास के लिए अच्छे दिन लाकर दिखाए, जबकि दूसरी सरकारों के दावे हवा हवाई हैं। इस दौरान मायावती ने इंडिया गठबंधन की मांग का समर्थन किया। बता दें कि इंडिया गठबंधन लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाता रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल ने इस मुद्दे को जमकर उठाया था, जिसका पूरे इंडिया गठबंधन को लाभ मिला। और ऐसे में मायावती की मांग के बाद प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। मायावती के इस कदम से आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कास्ट सेंसस की मांग राहुल भी कर रहे हैं और अखिलेश भी। इंडिया के दूसरे नेता भी इस डिमांड के साथ हैं और अब मायावती भी साथ आती दिखाई दे रही हैं, जिसने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। तो महाराष्ट्र में जहां हाल ही में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, उसे सरकार चलाने में परेशानी हो रही है। जिस योजना को बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में गेम चेंजर बताया, वो उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इसे लेकर गठबंधन में ही सवाल उठ रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव के वक्त महायुति ने लाडकी बहन योजना का खूब प्रचार किया, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद इस योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार मुश्किलों से घिरने लगी है। महायुति सरकार भले ही बाहरी तौर पर सब कुछ सही होने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है
कि लाडकी बहन योजना को आगे बढ़ाना अब फडणवीस सरकार के लिए मुश्किल होने लगा है। इस योजना की वजह से सरकार की दूसरी योजनाओं पर मार पड़ रही है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि दूसरे विभाग के मंत्री ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े करने लगे हैं। इस बारे में सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री संजय शिरसाट ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट में उनके विभाग का पैसा लाडकी योजना को दे दिया है। शिरसाट इस बारे में अब अजित पवार से सवाल पूछ रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वादा किया गया था कि अगर महायुति दोबारा सत्ता में आई तो लाडली बहनों को 1500 रुपए की जगह 2100 रुपए मिलेंगे। लेकिन वित्त मंत्री अजित पवार की ओर से पेश किए गए बजट में लाडकी बहन योजना के लिए प्रावधान कम कर दिया गया है। लाडकी बहन योजना के लिए धन उपलब्ध कराते वक्त सामाजिक न्याय और आदिवासी विकास विभाग के बजट में कटौती कर दी गई है। सामाजिक विभाग से 3000 करोड़ रुपए और आदिवासी विकास विभाग से 4000 करोड़ रुपए की राशि लाडकी बहना योजना के लिए दे दी गई है। इसलिए लाडकी बहन योजना अब इन दोनों विभागों को प्रभावित करेगी। संजय शिरसाट ने कहा है कि नियम है कि बजट का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। नियमों के मुताबिक हमारे विभागों को धनराशि उपलब्ध कराना अनिवार्य है, लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि हमारे विभाग के धन को बजट में कहीं और लगा दिया गया है। हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि वित्त मंत्री इस पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं, बजट बहस के जवाब में वो क्या कहते हैं। हम उनसे अनुरोध करने जा रहे हैं। बताते चले कि इसके चलते जहां राज्य की महिलाएं नाराज बताई जा रही हैं, तो वहीं सामाजिक न्याय और आदिवासी विकास विभाग में भी असंतोष है। लाडकी बहन योजना के चलते महाराष्ट्र सरकार को दूसरी योजनाएं या तो बंद करनी पड़ रही हैं या बजट कम किया जा रहा है। इससे गठबंधन में ही सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं सवाल मोदी सरकार की नीति पर भी उठ रहे हैं। जीएसटी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने जीएसटी की विभिन्न दरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट पर भी जीएसटी का असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को अब जीएसटी 2.0 की जरूरत है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब टैक्स से जुड़े मुद्दों से कई व्यावसायिक संस्थान परेशान हैं और इसका असर बाजार पर भी पड़ रहा है। जयराम रमेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये पूरा मुद्दा दर्शाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा कितना खोखला है। सरकार भले ही इस नारे का ढिंढोरा पीटे, लेकिन वास्तविकता में व्यापारियों को गैर जरूरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स प्रणाली में कई खामियां हैं, जिसके चलते जीएसटी 2.0 की जरूरत महसूस की जा रही है। इससे व्यापारियों को समान अवसर और राहत मिल पाएगी। कांग्रेस के इस आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी जीएसटी दरों में और कमी की जाएगी। याद दिला दें कि कांग्रेस ने बीते रविवार को कहा था कि टैक्स में किसी भी बदलाव को केवल दरों में कटौती तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। ये पूरा मामला मैड ओवर डोनट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। दरअसल मैड ओवर डोनट्स को 100 करोड़ के टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। डोनट्स के लिए मशहूर इस ब्रांड को अपने बिजनेस का गलत वर्गीकरण करने और डोनट्स पर 5% जीएसटी को रेस्टोरेंट सर्विस सेवा बताकर चुकाने का आरोप है, जबकि बेकरी उत्पादों पर 18% टैक्स लागू होता है। ये मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। और बुलेटिन के आखिर में बात किसान की परेशानी की। किसानों से जुड़ा कोई भी वादा मोदी सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। न किसानों की आय दोगुनी हो पाई, न ही एमएसपी लागू हो पाई। वहीं किसान आंदोलनों को दबाने में मोदी सरकार लगी रही। ऐसे हालात में अब एक बड़ा सुझाव आया है कि कृषि मंत्रालय का नाम ही बदल दिया जाए। ये सुझाव संसद की स्थायी समिति ने ही दिया है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के सामने एक बार फिर किसानों के हित के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने की चुनौती आ गई है। दरअसल कृषि पर संसद की स्थायी समिति ने कृषि श्रमिकों के महत्व को दर्शाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय का नाम बदलने की सिफारिश की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर कृषि किसान एवं खेतीहर मजदूर कल्याण विभाग किया जा सकता है। समिति का मानना है कि नाम बदलने से कई संभावित लाभ होंगे, क्योंकि इससे कृषि क्षेत्र में खेतीहर मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता मिलेगी। बता दें कि खेतीहर मजदूर कृषि कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें हाशिए के समुदाय के लोग ही ज्यादा हैं। सरकार खेती किसानी को लेकर जो भी योजना बनाती है, उनमें खेतीहर मजदूरों की अक्सर अनदेखी हो जाती है। इसलिए समिति ने मंत्रालय के नाम में किसानों के साथ साथ खेतीहर मजदूरों को भी जोड़ने की सिफारिश की है। वहीं समिति ने वेतन असमानताओं को दूर करने और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम जीवन मजदूरी को लेकर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की भी सिफारिश की है। समिति का यह भी मानना है कि 50% से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में मंत्रालय का बजट भी बढ़ना चाहिए। इसके अलावा समिति ने पारंपरिक फसल पर घोषित एमएसपी के अलावा सभी जैविक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश भी की है। देखना होगा कि सरकार कृषि मंत्रालय के लिए दी गई इन सिफारिशों पर कितना अमल करती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।